हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके साथ एक नई क्लास में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं विमाओं के बारे में। विमाएं आपने कभी नाम सुना होगा, इससे पहले कभी पढ़ा होगा। विमाएं क्या होती हैं? 1D, 2D, 3D, है ना। आपने नाम सुना होगा, एक विमा, दो विमा और तीन विमाएं। तो जी नहीं, आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है, उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो भौतिक राशियों की विमाओं को, जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। जब हम किसी भी भौतिक राशि को उसकी जो मूल भौतिक राशि है उसकी घातों के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उन घातों को क्या बोलते हैं? हम उसकी विमाएं बोलते हैं कि वह घात उसमें कितनी बार आई है ना। वह राशि जो है, मूल राशि है, वह उसमें कितनी बार आती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम। वे भौतिक है ना, भौतिक राशि को मूल राशि की घातों के रूप में, भौतिक राशि को मूल राशि की घातों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तब घातों को मूल, तब घातों को भौतिक राशि की, तब घातों को भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि को हम उसकी मूल राशि की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर मैंने एक राशि लिया, कोई भी राशि ले लेते हैं हम, है ना। इक्वल टू ML T, है ना। M की पावर मैंने यहाँ कुछ भी लिया, ABC। ठीक है, मैंने एक राशि लिया है, F बराबर मान लिया मैंने। M मतलब मास, द्रव्यमान, ठीक है। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और T मतलब टाइम हो गया, टाइम को हम समय में डिनोट करते हैं। तो जब हमने द्रव्यमान, लंबाई और समय को घातों के रूप में व्यक्त किया तो ये जो घात है ना, ये जो घात होती है क्या कहलाती है? ये उसकी विमाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी विमाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये जो घात है ये क्या बताती है? ये जो घात है ये बताती है कि वहां पर जो भौतिक राशि जिसको हम दर्शा रहे हैं, जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं, उसमें मूल राशियां कितनी बार आई है ना। उसमें जो मूल राशियां है वो कितनी बार आई हैं, ये घात वह दर्शाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था। यदि हम इसको और कोई दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं एक भौतिक राशि लेता हूं जिसको मैंने बोला फोर्स। फोर्स को हम F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। द्रव्यमान के साथ में जब हम त्वरण को लेते हैं वस्तु का तो क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान की विमा क्या होगी? द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M, और जो त्वरण है उसकी विमा क्या होगी? उसकी विमा जो होती है वो होती है LT माइनस टू। LT माइनस टू ये किसकी विमा है? त्वरण की विमा होती है। तो जब दोनों को हम साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? MLT माइनस टू। तो ये जो MLT माइनस टू है ये किसकी विमा है? बल की विमा है। F मीन्स बल, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की विमा है ML2T माइनस टू। तो ये जो फोर्स की विमा है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि फोर्स में द्रव्यमान कितने बार आता है? एक बार आता है ना। और लंबाई कितनी आ रही है? वो भी एक बार आ रही है। समय कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, परंतु वो माइनस में है तो व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, मतलब उल्टा संबंध है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का जो
सीधा सीधा संबंध है ना। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब जब समय को हम बढ़ाते हैं तो जो फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से जो मूल राशियां हैं उनके बारे में हमें जो विमाएं हैं वो बताती हैं कि किसी भी भौतिक राशि के साथ में कौन कौन सी मूल राशियां आती हैं और वो मूल राशियां किस प्रकार से उससे संबंधित होती हैं। ये दोनों चीजें इसके बारे में पता लगता है हमको कि कौन कौन सी मूल राशियां आ रही हैं यहाँ पे और उनका संबंध किस प्रकार से है, हमारी भौतिक राशि से मूल राशियों का संबंध किस प्रकार से है, इसके बारे में और अभी आगे हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि जो विमाएं होती हैं उनको हम मूल राशियों के घात के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी राशि के लिए, कौन सी मूल राशि के लिए कौन सा संकेत उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक बार लिख के बता देते हैं आपको। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल एम उपयोग करते हैं। लंबाई के लिए एल का उपयोग करेंगे। समय के लिए टी का उपयोग करेंगे, समय के लिए टी का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद में ताप आता है, ताप है ना, ताप में थीटा का प्रयोग करते हैं या कहीं कहीं पर के का प्रयोग भी होता है, के मींस केल्विन। फिर इसके बाद लीजिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। और फिर क्या आता है, कैंडला, कैंडला के लिए सीडी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं। तो जब हम विमी समीकरण या विमी सूत्र लिखेंगे तो उसमें जब हम संकेत प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी, ताप के लिए के या थीटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, विद्युत धारा के लिए ए, कैंडला के लिए सीडी और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके संकेत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो तीन राशियां हैं ये यांत्रिकी की राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं ये? यांत्रिकी से संबंधित राशियां हैं। यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स है ना। जब हम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल रूप से आते हैं। परंतु जब हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें ताप भी आ जाता है। इन तीनों के साथ में क्या आता है? ताप भी आ जाता है ना। ऊष्मागतिक ताप ये वाला थीटा या के भी जाता है। तो ये ऊष्मागतिक में चार आ जाएंगे। परंतु जब हम विद्युत एवं चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे तो ये तीन राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसके साथ में क्या आता है? इसके साथ में विद्युत धारा भी आ जाती है। ठीक है, विद्युत धारा ये किसके लिए है? विद्युत एवं चुंबकत्व। फिर जब हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इन तीन राशियों के साथ में केरला मिल जाता है। ठीक है, और जो पदार्थ की मात्रा है ये मूल रूप से रसायन के क्षेत्र में उपयोग होती है। ठीक है, तो जब हम अणुगतिकी या परमाणु का उपयोग करते हैं उस समय इन तीन राशियों के साथ में क्या आ जाता है? मूल आ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मूल मात्रा के मूल राशियां ली गई हैं, तो उनको हम साथ में लेते हैं। तो यांत्रिकी में मूल रूप से तीन उपयोग होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से किस रूप में उपयोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन किस में संबंध दर्शाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम इसके प्रकार, है ना, प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर एक होता है विमा युक्त राशियां, विमा युक्त राशियां। विमा युक्त राशियां में कौन कौन से जाती हैं, है ना। ए नंबर में देख लीजिए विमा युक्त चर राशियां, चर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलते रहता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हम चर राशियां बोलते हैं। ऐसी राशि जिनका मान बदलते रहता है उनको चर राशियां बोलते हैं। तो विमा युक्त चर राशियां में क्या जाएंगी? कुछ भी आ सकता है, क्षेत्रफल, है ना, त्वरण, वेग, बल, ऊर्जा, कार्य, इस प्रकार की जो भी भौतिक राशियां सब कहां पर आती हैं? विमा युक्त चर राशियों में आती हैं। और नंबर भी लेते हैं हम विमा युक्त
विमा युक्त अचर राशियां, अचर राशियां, विमा युक्त अचर राशियां। इसमें कौन कौन सी राशियां आती है विमा युक्त अचर राशियों में? इसमें आ जाएंगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसके अलावा प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तो ये ऐसी राशियां होती हैं जिनकी विमाएं तो होती हैं, विमा होती हैं, परंतु ये राशियां फिक्स होती हैं, इनका मान निश्चित होता है, परंतु इनकी विमाएं होती हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम दूसरा नंबर जो है क्या होता है, ये विमाहीन राशियां, विमाहीन राशियां ऐसी राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती, ऐसी राशियां जिनकी विमाएं होती ही नहीं है। ठीक है ना, उनको देख लेते हैं हम। इसमें भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है विमाहीन चर राशियां, विमाहीन चर राशियां। इसमें कौन कौन से जाएंगे देख लीजिए आप। विमाहीन चर राशियों में ऐसी राशियां जिनकी विमाएं तो नहीं होती, परंतु उनका मान जो है वो बदलते रहता है। क्या कहलाती हैं वो? विमाहीन चर राशियां। जैसे कि कोण ना, कोण की कोई विमा नहीं होती, ठीक है, परंतु इसका मान तो बदलता रहता है ना, 90 अंश, 33 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इस प्रकार से कोण का मान तो बदलते रहता है, और उसकी कोई विमा नहीं होती है। इसके अलावा और देख लीजिए आप आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, क्योंकि एक प्रकार का अनुपात है, तो अनुपात वाली जो राशि होगी उसकी कोई विमा नहीं होगी। तो आपेक्षिक घनत्व कैसी है? विमाहीन चर राशि है। आपेक्षिक घनत्व का मान बदलते रहता है ना, वायु के लिए कुछ होगा, और जो ठोस पदार्थ है उनके लिए कुछ होगा, द्रव के लिए कुछ और होगा, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है आपेक्षिक घनत्व। इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरा जो होता है, जो होता है विमाहीन अचर राशियां, अचर राशियां। विमाहीन अचर राशियों में क्या आ जाएगा? जैसे कि संख्याएं 1 2 3 है ना, पाई, जो भी नियतांक होते हैं संख्याएं के रूप में जो होते हैं वे कहलाते हैं विमाहीन अचर राशियां कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो विमाएं हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं, विमायुक्त राशियां, विमाहीन राशियां, इसमें हमने ये देखा। इस प्रकार से हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। चलिए इसके बाद में हम अब ये जो विमा वाली राशियां होती है इनको दर्शाने के लिए मूल राशियों के पदों में या मूल राशियों के घातों के रूप में हम एक सूत्र लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी लिखा था, मालूम है कोई राशि का सूत्र लिखना है तो मैं क्या करूंगा वहां पर, जैसे मैंने को बल का लिखना, ठीक है ना, बल बराबर, ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र होगा उसको मैं कैसा लिखता हूँ? एम, ठीक है, एल टी माइनस 2, -2। इस प्रकार से जब हम इसको लिखते हैं तो क्या कहलाता है? ये विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, मान लो हमने कोई राशि लिया और उसको हमने बताया कि इसका जो कोई भी मान है उसको हम x बराबर लिखते हैं, और इसी को जब इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम समीकरण, विमीय समीकरण कहते हैं, MLT-2। यहाँ पर देखिए इसको यदि हम ऐसा सिंपल लिखेंगे इस प्रकार से तो क्या कहलाएगा? बल का विमीय सूत्र कहलाएगा। परंतु जब हम इसको किसी बराबर के दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली राशि के रूप में लिखते हैं तो ये समीकरण कहलाता है। ये नॉर्मल चीजें, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं विमीय समीकरण या विमा वाली राशियों से हमको क्या मिलता है, विमा से हमको क्या चीज प्राप्त होता है। तो कोई भी विमा वाली राशि से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हो सकता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे
वेग, वेग की विमा क्या होती है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी? विस्थापन मतलब एक प्रकार की लंबाई है, इसकी विमा क्या हो जाएगी? L, ठीक है। और समय की विमा क्या हो जाएगी? T, सॉरी ये यहाँ पर देखो भाग में है तो यहाँ रहेगा T। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? L, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-1। तो ये हो जाएगी हमारी वेग की विमा। तो विमा से हमको क्या पता चलता है? विमा से हमें क्या पता चलता है? विमा से हमको ये पता चलता है कि जिस राशि की हम विमा लिख रहे हैं उस राशि में कौन कौन सी मूल राशियां आती है, उस राशि में कौन कौन सी मूल राशियां आती है। देखो यहाँ पर वेग जो है इसमें कौन कौन सी मूल राशि आई है? एक तो लंबाई आई है ना, और क्या आया है? समय आया है। लंबाई और समय पे ये निर्भर करती है। द्रव्यमान यहाँ पे है ही नहीं है, तो जो वेलोसिटी होती है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि उसका संबंध यहाँ पे है ही नहीं है ना, उसकी विमा में नहीं है, मतलब उससे कोई उसका संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं विमीय समीकरण या विमीय सूत्र की सहायता से कि जो हमारी राशि है जिसका विमीय सूत्र लिखा है वह कौन कौन सी मूल राशि पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या होता है? हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी भौतिक राशि है जिसकी हम विमा लिख रहे हैं वह मूल राशियों से किस प्रकार संबंधित है, उसका किस प्रकार का संबंध है। समानुपाती संबंध है क्या, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है क्या, फिर वर्ग वाला संबंध है क्या, घन वाला संबंध है क्या, फिर रैखिक संबंध है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, वेलोसिटी जो है इसका विमीय सूत्र ये है, तो लंबाई के ये समानुपाती है ना। वेलोसिटी जो है लंबाई कैसे है? प्रोपोर्शनल है ना। लंबाई इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी उसी अनुपात में इंक्रीज होगी, तो इसके समानुपाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए समय, समय में यहाँ माइनस आ गया है ना, -1 मतलब उल्टा नीचे हर में जाएगा। देखो यहाँ पर तो जो वेग है वह जो है समय के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। वेग जो है समय के कैसा है? वो व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसका क्या है कि वेग बढ़ेगा तो समय कम होगा, है ना। समय कम होगा तो वेग बढ़ेगा, तो समय ज्यादा होगा तो वेग कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये उसमें किस प्रकार का संबंध होता है उसको भी बताता है विमीय समीकरण। और तीसरी जो चीज निकलती है, हम किसी भी राशि के विमीय सूत्र की सहायता से उसका मात्रक लिख सकते हैं। उसका मात्रक क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा लिखेंगे हम, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? L मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, और इसकी घात हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये जो मीटर सेकेंड -1 जो है ये किसका मात्रक हो गया? ये वेग का मात्रक हो गया, ठीक है ना। इसको अपन मीटर सेकेंड -1 भी कहते हैं या फिर मीटर अपॉन सेकेंड भी कह सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये हर में जाएगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, अगर इसको हल करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो ये तीन चीजों के बारे में हमको किसी भी विमा वाली राशि से पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं कुछ भौतिक राशियां और उनकी विमाएं। कुछ भौतिक राशियां और उनकी विमाएं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो भाई मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ, उससे बहुत आसान हो जाता है। यदि आपको समझ में जाएगा तो आप कभी भूलोगे भी नहीं और ये हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मूल राशि है उनके बारे में तो हमको पता ही है, उनका क्या क्या हमने संकेत लिखा है, ठीक है ना। विमा का जो संकेत है, मूल राशियों को मैंने बता दिया। अब हम व्युत्पन्न राशियों में चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं सबसे पहले? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल किसी भी वस्तु की लंबाई और उसकी चौड़ाई, है ना। लंबाई के साथ में जब हम चौड़ाई लेते हैं क्या कहलाता है? उसका वो क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है, हमने पढ़ा होगा गणित में। चलिए तो यहाँ पर देखिए लंबाई की विमा क्या होती है? L, है ना। और चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है,
तो इसकी विमा भी क्या होगी, एल होगी। चौड़ाई की लंबाई है, मतलब एल गुणा एल बराबर हो जाएगा एल की घात 2। ये किसका विमीय सूत्र है, ये किसकी विमा है, ये क्षेत्रफल की विमा है। क्या किसकी विमा है, ये क्षेत्रफल की विमा है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए आप, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो चीज या जो मूल राशि इसमें नहीं है उसको यहाँ पे 0 कर दो, है ना। जो मूल राशि इसमें नहीं है उसको क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, और जो है उसको तो लिखना ही है ना। जो नहीं रहती उसको हम 0 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा आयतन। अगला क्या है, आयतन। आयतन जो राशि होती है, आयतन भौतिक राशि जो होती है, इसकी विमा क्या होती है। सबसे पहले हम आयतन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आयतन किसको बोलते हैं हम, जब किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, है ना, और ऊंचाई, है ना, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के बारे में जब हम बात करते हैं, जब तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, उसका वो आयतन कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तीनों आ जाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर लंबाई तो है, इसका हो जाएगा, चौड़ाई भी एक लंबाई है ना, ऊंचाई भी एक लंबाई है, सभी लंबाइयां हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L की पावर 3, L की पावर 3 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, m0 L3 T0, है ना। किसी भी संख्या या चर या अचर राशि की घात जब 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, होता है ना। तो इसकी घात 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान 1 हो जाता है। लिख लेते हैं, चलिए। अब देखो यहाँ पर घनत्व, घनत्व डेंसिटी, है ना, घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, घनत्व क्या होता है, किसी भी निश्चित आयतन में जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, हम घनत्व बोलते हैं। निश्चित आयतन में वस्तु का द्रव्यमान को घनत्व बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है संकेत m, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है, और आयतन की क्या होती है, अब भी निकाले हमने, L की पावर 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m L की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3, और यहाँ पे T0 m L -3, ये क्या हो जाएगी, घनत्व की विमा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक मतलब हम किसी निश्चित घनत्व वाली वस्तु की तुलना में हम दूसरी घनत्व वाली वस्तु की तुलना करते हैं, तब उसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। जैसे जल के तुलना में हम किसी दूसरी वस्तु का घनत्व जानना चाहेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हम जिस वस्तु का घनत्व निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे, और उसके अपान क्या कर देंगे, हम जल का घनत्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। मतलब जल के घनत्व की तुलना में कोई वस्तु कितनी ज्यादा सघन है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, है ना। देखो यहाँ पर घनत्व घनत्व दोनों में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ml-3, और ये हो जाएगा ml-3। दोनों में घनत्व आ रहा है, मतलब हम एक प्रकार से घनत्व से घनत्व की तुलना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों के जो विमीय सूत्र है 1 से हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये कैसी है, विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व विमाहीन राशि हो जाती है। चलिए, क्योंकि एक अनुपात है, घनत्व का ही अनुपात, घनत्व से घनत्व का अनुपात। आगे देखते हैं हम इसी को आगे बढ़ाते हुए। विस्थापन का तो L होता है, विस्थापन एक दूरी है, उसका संकेत या उसका जो विमा होगी वो L होगी।
अब यहाँ पर देखते हैं हम वेग, वेग बराबर है ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन के लिए क्या होता है विमा एल, तो समय के लिए टी, तो वेग के लिए क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, है ना, टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा ये, तो एल टी माइनस वन हो जाएगी। अब देखते हैं हम त्वरण के लिए, त्वरण की विमा क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर है ना, समय के सापेक्ष वेग में जब परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका वेग की विमा बटे समय की विमा। तो वेग की विमा क्या है एल टी माइनस वन, अभी निकाले हमने, वेग की विमा क्या है एल टी माइनस वन, और समय की विमा तो टी है, हमको पता है। यहाँ पर देखिए जो जाएगा एल टी माइनस वन पहले से है ना, और ये वाला जाएगा तो टी माइनस वन, दोनों का आधार समान है, घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ऋण एक और ऋण एक जुड़ेगा तो कितना जाएगा ऋण दो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस टू, ठीक है एल टी माइनस टू, ये हो जाएगी त्वरण की विमा। अब देखते हैं हम बल, ना बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान के साथ जब हम त्वरण को लेते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान के साथ में उसका त्वरण को हम जब मापते हैं क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का क्या होता है m, और त्वरण का क्या होता है एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा ये बल का एम एल टी माइनस टू। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम यहाँ पे कार्य, कार्य मतलब होता है बल के साथ जब विस्थापन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कार्य बोलते हैं। किसी वस्तु में बल लगाने पे यदि वस्तु अपने स्थान से अलग चले जाए है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्य हो रहा है वहां पे, तो बल बड़ा विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे विस्थापन का फिर आ गया तो ये जाएगा एल, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एम एल गुणा एल, एल का दो बार गुणा करेंगे तो एल का वर्ग, और टी माइनस टू तो पहले से है, ये हो जाएगा कार्य का विमेय सूत्र, कार्य का विमेय सूत्र। अब कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, मतलब कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही क्या है ऊर्जा है, तो ऊर्जा और कार्य का विमेय सूत्र एक सा होता है, क्योंकि उसका वास्तविक सूत्र भी एक सा ही होता है ना, ठीक है, तो उनका जो विमेय सूत्र है वो एक सा होगा। अब ऊर्जा कोई भी हो, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा की बात करते हैं हम, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र यही होगा जो कि कार्य का है और जो ऊर्जा का है, ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य का विमेय सूत्र एक सा होता है और सभी ऊर्जाओं का भी एक सा ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, कार्य के बाद में यहां पर देखते हैं शक्ति, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटे समय बराबर क्या हो जाएगा शक्ति। तो ये देखिए कार्य का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, है ना, अपान समय का क्या हो जाएगा टी। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी, यहाँ माइनस टू है, इधर का आएगा तो माइनस वन हो जाएगा ना, तो माइनस टू और माइनस वन कितना माइनस थ्री, तो जाएगा माइनस थ्री। इस प्रकार से शक्ति का विमेय सूत्र आता है एम एल टू टी माइनस थ्री, शक्ति का हो गया। इसी प्रकार से हम अलग अलग राशियों का और निकाल सकते हैं, और भी देखते हैं यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जब वस्तु घूर्णन गति करती है, ठीक है ना, उसके द्रव्यमान के साथ में घूर्णन अक्ष की दूरी के वर्ग को क्या बोलते हैं हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान m है ना गुणा घूर्णन अक्ष से दूरी r का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल M, और घूर्णन अक्ष से दूरी मतलब L का वर्ग, ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का। बल आघूर्ण का देखते हैं हम, बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा,
आघूर्ण भुजा, तो हम भुजा लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, बल का होता है MLT-2, यही होता है ना बल का। देखिए यहाँ पर कहाँ गया बल, ये MLT-2, और भुजा का क्या होता है L, भुजा मतलब लंबाई, लंबाई का L। यहाँ पर देखिए L और L का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, M तो पहले से L और L का गुणा होगा तो M का वर्ग T-2, ये हो जाएगा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण कि जैसा और कोई दिख रहा है क्या हमको, हाँ जी दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कार्य, कार्य और बल आघूर्ण दोनों का विमीय सूत्र एक समान है, दोनों का विमीय सूत्र एक समान है, परंतु ये राशियां एक समान नहीं है, है ना, राशियां जो है अलग अलग है। बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है और कार्य जो है वो अदिश राशि है, ठीक है। इनका विमीय सूत्र एक समान है पर ये राशियां अलग अलग हैं, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं हम। विघूर्णन त्रिज्या, विघूर्णन त्रिज्या जो होती है वो एक प्रकार की दूरी है, तो उसका जो विमीय सूत्र होगा वो L होगा, सिर्फ L होगा। तो यहाँ पर देखिए और देखते हैं हम कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोण बराबर, कोण बराबर क्या होता है, चाप, वृत्त का चाप बटे त्रिज्या, है ना। कोण बराबर वृत्त का चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर देखिए चाप, चाप एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई में क्या हो जाएगा विमा L, और त्रिज्या की विमा भी क्या होगी L, L से कट जाएगा तो कैसी राशि होगी, विमाहीन राशि होगी। कौन कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, कोण को हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन बोलो या कोण बोलो, है ना। जब देखिए यहाँ पर वृत्त बनाऊंगा मैं यदि, और यहाँ से मैं इसका विस्थापन निकालता हूँ, कोई वस्तु जब घूर्णन गति करती है तो इसका जो विस्थापन है यहाँ देखते हैं हम कितना होता है, थीटा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। और कोणीय विस्थापन या कोण का जो विमा है वो विमाहीन है, उसका विमा नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय वेग की विमा क्या हो जाएगी, इसका विमा तो है ही नहीं है, तो विमाहीन राशि है। समय की विमा क्या हो जाएगी t, तो कोणीय वेग की विमा हो जाएगी T-1, क्या हो जाएगी इसकी विमा T-1, ये हो जाएगी कोणीय वेग की विमा, ठीक है। इसी प्रकार कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का निकालेंगे हम, तो हम इसको यहां से रेस कर देते हैं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग का विमा क्या होती है, T-1 होती है ना, और समय आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नीचे समय आ गया जिसको जाएगा T-2, ये हो जाएगी इसकी विमा T-2, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। कोणीय त्वरण हो गया। अब हम कुछ ऊष्मागति, है ना, ऊष्मागति की जो राशियां उनके बारे में देख लेते हैं हम। तो ऊष्मागति की राशियों में हम देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा, गलत हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं हम, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। एक काम द्रव्यमान में जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा,
यहाँ पर देखिए उसमें ऊर्जा, मैंने बताया था ऊर्जा कोई भी हो उसका एक ही विमेय सूत्र होगा या विमा होगी उसकी। तो यहाँ पर देखिए क्या होती है ऊर्जा की mL2T-2, ठीक है, और द्रव्यमान की होती है m से m कैंसिल, तो गुप्त उष्मा की विमा क्या हो जाएगी L2T-2, ठीक है, L की घात 2 T-2। यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा बराबर क्या होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप में वृद्धि, या ताप है ना, ताप में वृद्धि, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से इसका विमेय सूत्र क्या होना चाहिए, इसका जो विमेय सूत्र होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का mL2T-2 बटे द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, और ताप का क्या होता है थीटा, बताया था मैंने ताप का थीटा होता है, m से m तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा L2 ना, m0 हो गया L2T-2 और थीटा -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट उष्मा का हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्लांक का नियम, आपने जो अभी पढ़ा होगा उसके बारे में देखते हैं। प्लांक का नियम क्या होता है, प्लांक का नियम होता है E ऊर्जा बराबर h न्यू, है ना, h एक नियतांक है जिसको प्लांक नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लांक नियतांक का हम निकाल लेंगे h क्या है यहाँ पे प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक h बराबर हो जाएगा E बटे न्यू, न्यू है ना, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर देखिए E का क्या होगा mL2T-2 अपॉन h, ये न्यू का क्या हो जाता है, ये होता है आवृत्ति बराबर होता है ना 1/आवर्त का, 1/आवर्त का क्या बोलते हैं हम आवृत्ति।